संदेश, झूठ से हटके। सेहत संदेश के साप्ताहिक संस्करण में मैं ऋचा जोशी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। महिलाओं में, बच्चियों में पीरियड्स की समस्या और उनका समाधान। किशोरावस्था में पीरियड यानी मासिक धर्म आने का मतलब है कि आपका सही विकास हो रहा है और आप एक स्वस्थ महिला बन रही हैं। हर स्त्री के जीवन में मासिक धर्म का बहुत महत्व होता है। पीरियड्स होना एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है। इससे घबराने की कोई बात नहीं है और शर्माने का तो कोई मैटर ही नहीं है। आप पहली बार पीरियड से हो रही हैं या काफी समय से ये आपको शुरू हो चुके हैं। पीरियड्स में परेशानी हो सकती है और कभी-कभी तकलीफ बढ़ भी जाती है। पीरियड के दौरान थोड़ी परेशानी होना एक आम बात है और इसमें किसी भी तरह की चिंता की कोई बात होती ही नहीं। लेकिन पीरियड्स को लेकर सचेत रहना, अवेयर रहना बहुत जरूरी है। मासिक धर्म का अनियंत्रित होना चिंता का विषय भी है और शरीर की अन्य किसी बीमारी से भी इसका जुड़ाव हो सकता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने नॉर्दर्न इंडिया की बहुत ही मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनल गर्ग को यहाँ आमंत्रित किया है। डॉक्टर मीनल, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम आपसे स्त्री के पुनर्नवा होने की प्रक्रिया पर एक बार फिर बात करने उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि पीरियड्स की स्त्रियों के जीवन में क्या महत्ता है। पीरियड शुरू होने के बाद किस तरह के बदलाव होते हैं और इस खास दिनों में किन तरह की सावधानियां रखी जानी चाहिए। नमस्कार ऋचा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि एक बार आपने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं लोगों के रूबरू आ सकूं इन सब बातों के बारे में बात करने के लिए। और नहीं, मौका हमने नहीं दिया, ऑन डिमांड है ना। हमारे दर्शक गण ये चाहते हैं कि डॉक्टर मीनल को एक बार हम पुनः आमंत्रित करें और उनकी बहुमूल्य सुझावों से आभारी हूँ। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू। देखिए, महिलाओं में पीरियड्स का होना बहुत ही एक खास बदलाव होता है। और यह एक बदलाव होता है जो कि उनको एक आगे के लिए उनके हार्मोन्स के बैलेंस को, उसकी फाउंडेशन को बनाता है। तो सबसे पहली बात, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि सबसे पहले तो इसको लेके कोई शर्म की तो कोई बात है ही नहीं। सबसे पहले मैं आज इसी बात को टच करना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर जितनी भी माहवारी की समस्याएं होती हैं उसमें ज्यादातर समस्या इसलिए होती है कि महिलाएं इस बात को करने में इतना झिझकती हैं कि वो किसी से इसमें कोई प्रॉब्लम भी हो तो उसको लेके सालों तक सफर करती हैं और किसी से डिस्कस नहीं करती हैं। और कई बार इसके बहुत ही गंभीर परिणाम देखने में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए छोटी बच्चियां हैं, अब वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं, मदर अराउंड नहीं है, किसी रिश्तेदार के घर में है, वो कुछ भी इस्तेमाल कर लेती हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर ले, क्योंकि वो किसी से बोलना ही नहीं जानती कि उनको कैसे कहना है किसी दूसरे को अपनी मदर के सिवा। बिकॉज ये एक टैबू की तरह हो गया कि हमें पीरियड्स हो रहे हैं, हम किसी से कैसे कहें। कई बार आप विश्वास नहीं करेंगे, 60-60 साल की लेडीज आती हैं, उनको पीरियड्स दोबारा उनको लगता है कि होना शुरू हो गया और वो शर्म के मारे अपने घर में किसी से नहीं कहती हैं। और बाद में जाके पता चलता है कि जब डायग्नोसिस होती है कि उनको अंदर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बन गया है, अंदर बच्चेदानी का भी कैंसर बन जाता है। और ये सब अर्ली सिम्टम्स हैं जो कि सिर्फ एक बातचीत करने से, सिर्फ अपने घर में किसी को एक बार बोल देने से कि मुझे डॉक्टर को दिखा दो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। तो सबसे पहले तो हमें इस टाबू को दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। आज आज भी जैसे सैनिटरी पैड लेने जाएंगे तो उसको शॉपकीपर उसको इस तरह से अखबार में रैप करके देते हैं जैसे पता नहीं कितनी खराब चीज हो। मैं कई बार ओपनली बोलती हूँ, आप इसको रैप मत करो, आप इसको ऐसे ही रख दो। क्योंकि हमें लगता है कम से कम हम और किसी को नहीं कह सकते, कम से कम हम तो ये शुरुआत करें कि हम ये बताएं कि हाँ ये नॉर्मल है। जैसे आप हाँ, बाकी घर का सामान खरीदते हैं ऐसे आप ये भी सही खरीद बात। सकते हैं। इसमें कोई टैबू नहीं है कि इसको न्यूज़पेपर में और उसके बाद काले पॉलिथीन के अंदर इसको रैप करके लेकर आने की जरूरत है। तो ये एक चीज, एक टैबू से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जी। पीरियड्स के दौरान कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि थकान, नींद ना आना, पेट में भारीपन, पेट के निचले हिस्से में दर्द
हुँ, और ब्रेस्ट में संवेदनशीलता बढ़ना, हुँ, हुँ। चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, कब्ज, आवाज में बदलाव, चेहरे पर मुहासे होना, ऐसे में हुँ। क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत से चेंजेस तो ये बिल्कुल नेचुरल हैं। आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल फ़ील करें कि आपको कोई बदलाव ही महसूस नहीं हो, ये नहीं होगा। क्योंकि पीरियड्स की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि पीरियड क्यों आता है, वो ये है कि आपका जो हार्मोन का स्तर बढ़ रहा था, वो हार्मोन का स्तर अब डिप हो गया। इसलिए बच्चेदानी की जो सतह है, अगर उसमें प्रेगनेंसी नहीं ठहरती तो वो सतह टूट जाएगी और अब पीरियड शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा जो हार्मोनल डिप होता है, इसकी वजह से थोड़ा-सा लो मूड होना, फटीग होना, थकान होना, ये सब होना बहुत ही नेचुरल है। पर एट द सेम टाइम आप अपना लाइफस्टाइल जितना अच्छा रखते हैं, जैसे कि आप चाय कॉफ़ी कम पीते हैं, आप पानी का इंटेक अच्छा रखते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर, जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपकी बॉडी बेटर इक्विप्ड हो जाती है उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। तब आपको उसमें आम तौर पे बिल्कुल एक पासिंग चेंजेस की तरह महसूस होंगे जिनकी आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी, उससे ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। ये जो चेंजेस हैं इनके बैलेंस का ध्यान सिर्फ पीरियड के 5 दिनों में नहीं रखना है। इसके बैलेंस का ध्यान आपको पूरे महीने रखना है। अगर आपकी पूरे महीने डाइट अच्छी है, आप अपने ऊपर फ़ोकस करते हैं, आप पूरे महीने एक्सरसाइज़ करते हैं, तो ये 5 दिन भी ऐसे ही निकल जाएँगे जैसे कि बाकी के 25 दिन हैं। जी। हमारी एक दर्शक सुनीता राधे खाड़ पूछ रही है कि बहुत थकान होती है, क्या करें? देखिए, इन दिनों में थोड़ी-सी थकान होना तो ज़रूरी है, पर अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा थकान हो रही है, तो एक बार अपना हीमोग्लोबिन लेवल्स चेक करा लें। और ये देखें कि कहीं आपको पीरियड ज़्यादा तो नहीं होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए माहवारी में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको हर महीने जो ब्लीडिंग हो रही है, वो आम लोगों से ज़्यादा हो और आप धीरे-धीरे एनीमिया की तरफ बढ़ रहे हों। अगर ऐसा होता है, तो थकान ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा एज़ अ रूटीन मेजर उन दिनों अपनी डाइट पर थोड़ा ध्यान और भी ज़्यादा दें। फ्लूइड्स ज़्यादा लें, मतलब तरल चीज़ें किसी भी फ़ॉर्म में, वो पानी के फ़ॉर्म में हो सकता है, सूप के फ़ॉर्म में हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, पर लिक्विड्स का अमाउंट थोड़ा-सा बढ़ा दें, तो आपको बेहतर महसूस होगा। डॉक्टर अर्चना जैन हमारे साथ हैं, हमारी संरक्षक हैं, स्वागत करते हैं। शिमला से दीपशिखा जी, सुनीता जी, हिमा जी, सबको नमस्कार। सबको डॉक्टर साहब, नमस्कार, मेरा भी पीरियड्स नमस्कार। इर्रेगुलर होते हैं, कुछ लड़कियों में पीरियड्स 8 साल की उम्र में आ जाते हैं, तो कुछ को 15 साल की उम्र में आते हैं। तो क्या ये एक सामान्य बात है? या पीरियड शुरू ना होने पर इसकी चिंता क्यों हो जाती है माँ-बाप को? देखिए, ये है कि जो पीरियड्स की शुरू होने की उम्र है, वो आम तौर पे अब आजकल 11 से 15 साल के बीच में कभी भी शुरू हो सकता है। पर अगर आजकल प्यूबर्टी की जो एज है, जैसे कि पहले के टाइम में अगर मैं अपने मदर की एज के बारे में बात करूँ, तो काफ़ी लड़कियों को 14-15 साल की उम्र में पीरियड्स होते थे। धीरे-धीरे नेक्स्ट जनरेशन में वो पीरियड्स की एज 12-13 साल तक आने लगी। अब वो पीरियड्स की एज धीरे-धीरे और भी कम होने लगती है, वो कभी-कभी 10-11 साल भी हो जाने लग रही है। पर पीरियड्स के लिए 10 साल से छोटी उम्र जैसे 8 साल, उसको प्रीमैच्योर प्यूबर्टी कहा जाता है। तो वो एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है, वो बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगा। बच्चे में हार्मोनल बदलाव, जब उसकी वो उम्र ही नहीं थी उन हार्मोन्स के बदलाव को झेलने की, क्योंकि बदलाव सिर्फ़ शरीर में नहीं आ रहे, बदलाव उसके साथ में मानसिक भी आ रहे हैं। उस बिल्कुल। बात को समझना ज़रूरी है। तो पेरेंट्स को ये ध्यान देना है कि अगर बच्चियों में जो बॉडी में बदलाव आते हैं, पीरियड से पहले, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि थोड़ा छाती में उभार आना महसूस शुरू हो जाता है बच्चियों के। अगर आप जेनिटल एरिया में, प्यूबिक एरिया में देखेंगे या फिर एक्सिलरी एरिया में देखेंगे, आर्मपिट्स में देखेंगे तो हल्का हेयर्स के हल्का स्पर्ट आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चे में आपके ये सब 8 साल या उसकी उम्र से भी पहले आना शुरू हो जा रहा है, तो इसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट को या फिर जो पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब बच्चों के भी हॉर्मोन्स के डॉक्टर, उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ-कुछ केसेस में तो ये फिज़ियोलॉजिकल है, ऐसा कोई रीज़न नहीं मिल पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर किसी-किसी केस में ये हार्मोन की समस्या की वजह से भी हो सकता है। तो उस समस्या को टैकल करना पड़ता है ताकि ये चीज़ शुरू नहीं हो। जी। और अगर आप पीरियड शुरू होने से पहले मिल लिए हैं, वैसे बच्चा मान लीजिए 6 साल का, आपको लग रहा है कि उसकी बॉडी में वो चेंजेस हो गए, जो उसके एज के हिसाब से नेचुरल नहीं है, या 7 साल में, 8 साल में,
तो अगर आप पीरियड शुरू होने से पहले मिल लेते हैं, तो डॉक्टर्स उसकी फ़िलहाल की रोकथाम के लिए कुछ दवाई और इंजेक्शंस दे सकते हैं, जिससे बच्चे का पीरियड नॉर्मल टाइम पर आए और वो तब तक अपनी हाइट को गेन कर ले। क्योंकि अगर पीरियड्स बहुत जल्दी शुरू हो जाएँगे, तो बच्चों की ग्रोथ भी स्टंट हो जाती है, उसके बाद फिर हाइट का बढ़ना मुश्किल हो जाता है। एट द जी। सेम टाइम अगर पीरियड्स एक लिमिट टाइम लिमिट के बियॉन्ड 15 इयर्स तक भी नहीं आए हैं, तो उसके भी फिर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि बॉडी में चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, तो और पहले मिलिए, 13-14 साल की उम्र में भी मिल सकते हैं। आपको लग रहा है बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं पर पीरियड्स नहीं हो रहे, तो अगर 15 तक का बच्चा हो गया है तो फिर मिलना ज़रूरी है। आजकल ये शिकायत भी बच्चियां, टीनेजर्स जो हैं, आम करती हैं कि पीरियड्स के दौरान उनके वेजाइना की जो साइड्स हैं वो लग रही हैं। इसकी क्या वजह होती है? देखिए, एक तो आज का सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा है। ओबेसिटी बच्चों में भी बहुत देखने के लिए मिल रही है थैंक्स टू द जंक फूड कल्चर, है ना? तो उसकी वजह से जिन बच्चों में भी ओबेसिटी ज़्यादा रहेगी, उनमें ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। तो थोड़ा-सा हाइजीन का ध्यान दें। अपना जो क्लॉथ्स हैं, अंडर क्लॉथ्स हैं, उनको थोड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज करें उन दिनों में और ओबेसिटी ना आने दें। अगर ओबेसिटी नहीं होगी, तो ये वाली प्रॉब्लम कम होगी, अपने आप ही कम होगी। जी। डॉक्टर अर्चना जैन का सवाल है कि मीनल जी, मेंस्ट्रुअल कप्स और टैम्पून्स का प्रयोग कितना सुरक्षित है? मैम, मेंस्ट्रुअल कप्स का प्रयोग तो पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप में आप जो है उसको पैड को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ों में ये है। टैम्पून्स में बस ये होता है कि कभी-कभी लोग इसको लगाकर, क्योंकि कंफर्टेबल है, ब्लीडिंग बाहर इतना नहीं आ रही, तो लगाकर भूल जाते हैं और बहुत लॉन्ग आवर्स तक इसको अंदर रहने देते हैं। देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। अगर वो चीज़ फ्रीक्वेंटली, जैसे पैड चेंज हो रहा है दिन में 4 बार, ऐसे अगर ये चीज़ भी प्रॉपर्ली क्लीन होके यूज़ हो रही है और चेंज कर दी जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बिल्कुल आराम से यूज़ किया जा सकता है। हमारे व्यूअर्स अपने समस्या संबंधी सवाल पूछकर परामर्श ले सकते हैं डॉक्टर मीनल गर्ग से। और मैं आती हूँ अब अगले सवाल पर कि गर्भधारण या कंसीव ना कर पाने के क्या कारण हो सकते हैं? ओव्यूलेशन क्या है? पीरियड्स और प्रेगनेंसी पर इससे क्या फर्क पड़ता है? पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाना चाहिए? देखिए, जो प्रेगनेंसी होती है, उसके लिए मेजर हमारी 3 से 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो महिला में अंडा ज़रूर बनना चाहिए। अब अगर किसी महिला को माहवारी सही टाइम पर आ रही है, सही टाइम का मतलब होता है कि अगर उनको 28 दिन के आस-पास में हर महीने पीरियड्स आ जाते हैं, 2-3 दिन ऊपर-नीचे हों, कोई इसमें ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। तो मोस्टली एग अपना सही टाइम पे अगर बन रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कंसीव करने में हेल्प करता है। दूसरा, जो अक्सर इग्नोर किया जाता है, हस्बैंड के फैक्टर को बहुत कम लोग इवैल्यूएट कराते हैं। काफ़ी पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो वाइफ़्स का पूरा इन्वेस्टिगेशन करा देंगे, पर अपना एक सीमेन टेस्ट बिल्कुल नहीं कराएँगे, अपने शुक्राणु की जाँच नहीं कराएँगे, जबकि वो एक कंपैरेटिवली एक बहुत आसान टेस्ट है। तो एक सीमेन फैक्टर का सही होना ज़रूरी है। दूसरा, इन दोनों को मिलाने के लिए यूट्रस में 2 नलियाँ होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स उनको बोला जाता है। उसका पेटेंट होना, उसका बिल्कुल सही खुला होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। एटलीस्ट एक ट्यूब तो बिल्कुल ही प्रॉपर खुली होनी चाहिए और यूट्रस के आकार में कोई विशेष समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मोस्टली ये जो 3 फैक्टर्स हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। दूसरा, अगर किसी लेडी की मान लीजिए आम तौर पे 28 दिन की साइकिल है, तो ऐसी लेडीज़ को 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब आपका अंडा बन के रिलीज़ हो गया है। तो उसके आस-पास में अगर आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करा है, तो चांसेस ज़्यादा हैं। जो आम तौर पे बताया जाता है कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, तो आप पीरियड शुरू होने के 10वें दिन से लेकर अगले 1 हफ्ते तक, 1 दिन 1 छोड़ के या फिर अपने कम्फर्ट के अनुसार थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पीरियड 6 तारीख को आया, तो आप 16 तारीख से स्टार्ट करके अगले 1 हफ्ते तक, 23 तारीख तक आप लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। जी। उस टाइम पर कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। ज्यादा होते हैं। हिमा अग्रवाल पूछ रही हैं कि पीरियड से पहले पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में सूजन आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए हिमा जी, पीरियड से पहले थोड़ा-सा, जैसे कि मैंने बताया था, हॉर्मोन्स की चेंजेस की वजह से ये सब चीज़ें होना आम है, पर घुटनों की सूजन होना उतना आम नहीं है। अगर घुटनों में आपके सूजन आ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा-सा आपको घुटनों की समस्या अलग से हो।
तो उसके लिए अपने को एक बार डॉक्टर को दिखा के उसको इवैल्यूएट ज़रूर कराएँ। पैरों में क्रैम्प्स आना बहुत कॉमन होता है, उसके लिए कुछ मेडिकेशंस दी जा सकती हैं। अगेन अगर आप पूरे महीने एक्सरसाइज़ करते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर है, तो वो चीज़ कम होंगी। इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखिए, पानी का ध्यान रखिए, तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप ही आपकी कम हो जाएँगी। उनका अगला सवाल है कि मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ महिलाओं को पीरियड्स हुए ही नहीं, अब वे प्रौढ़ावस्था तक पहुंच चुकी हैं। ये किस कारण से होता है? देखिए, इसके तो फिर कुछ जेनेटिक कारण होते हैं कि उनको कभी पीरियड्स हुए ही नहीं। दूसरा होता है कभी-कभी कुछ किसी में यूट्रस ही विकसित नहीं होता, मतलब यूट्रस कभी जन्म से बना ही नहीं है कि वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन या फिर मेंस्ट्रुअल फंक्शन को कैरी कर पाए। इसको एमआरके सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, इसमें फीमेल्स की लाइफ पर वैसे कोई फ़र्क नहीं आता, दे कैन कंटिन्यू। तो ऐसे पेशेंट्स का जब तक हम प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं कर लेते हैं कि वो हॉर्मोन्स नहीं बनने की वजह से हो रहा है या फिर यूट्रस विकसित नहीं है, उसके बाद ही बताया जा सकता है, उसके पहले बताना थोड़ा मुश्किल है। जी, मेरा सभी व्यूअर्स से अनुरोध है, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड जॉइन संदेश चैनल। अगेन डॉक्टर साहब, पीरियड्स मिस होने के पहले प्रेगनेंसी कैसे पता करें? देखिए, पीरियड्स में अगर आपके जो भी आपकी साइकिल है, जैसे मान लीजिए किसी की 26 दिन की साइकिल है या किसी की 28 दिन की साइकिल है, तो अगर आपके उसमें दिन चढ़ जाते हैं, 2 या 3 दिन चढ़ जाते हैं, तो जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। आप इनसे टेस्ट कर सकते हैं। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सुबह का पहला यूरिन, सुबह का सबसे पहला जो यूरिन होता है, उसमें हार्मोन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो उससे आप टेस्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी हद तक सटीक होता है। अगर आपको उसमें कोई डाउट है कि उसमें लाइन क्लियर पता नहीं चल पा रही है और आपको सिम्पटम है प्रेगनेंसी का, जैसे कि पीरियड चढ़ जाना, थोड़ा-सा मन खराब रहना, नौज़िया होना, तो ऐसे में एक ब्लड का टेस्ट होता है, बीटा एचसीजी, आप डॉक्टर के परामर्श से वो वाला टेस्ट भी करा सकते हैं। अगर कोई बच्ची किशोरावस्था से वयस्क होने की उम्र तक पीरियड शुरू ना हो पाए उसके, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले बच्ची को ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा उसकी एग्ज़ैक्ट उम्र कितनी है। अगर बच्ची आपको लगता है कि हाँ 16-17 साल की हो गई है, तो अब इसमें 2 अलग कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चियाँ ऐसी हो सकती हैं जिनमें कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आए ही नहीं हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब ना तो उनकी छाती विकसित हुई है, ना उनको जो नॉर्मल हेयर्स पैटर्न रहता है प्यूबर्टी में डेवलप होने का, आर्मपिट्स में और प्यूबिक एरिया में, वो भी नहीं आया है। तो इन बच्चों के कारण बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दूसरी तरफ वो बच्चियां हो सकती हैं जिनको कि बाकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बिल्कुल वेल डेवलप्ड हैं, पर पीरियड शुरू नहीं हो पाया। उसमें अक्सर कहीं ना कहीं नीचे एक लोकल डिफेक्ट भी होता है कि जहाँ से पीरियड्स का आउटलेट होता है वो रास्ता ही बंद हो, तो एक बहुत छोटी सी सर्जरी से उसको ठीक किया जा सकता है। और ऐसी बच्चियों को अक्सर आप नोटिस करेंगे कि उनको पीरियड तो नहीं हो रहा है, पर पीरियड के टाइम पर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब हर मंथ एक स्पेसिफिक टाइम पर बहुत पेन उन बच्चियों को महसूस हो रहा है। तो इन चीज़ों को अक्सर घर में लोग इग्नोर कर देते हैं, पर अगर ऐसा कोई सिम्पटम हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें आप लोग। जी, प्रेगनेंसी की शुरुआत में पीरियड मिस होने के अलावा और क्या संकेत मिलते हैं? देखिए, कभी-कभी ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि पीरियड एग्ज़ैक्टली मिस नहीं होता और प्रेगनेंसी हो सकती है। स्पेशली जैसे हमने पिछले सेशन में बात करी थी नलों में प्रेगनेंसी की, जी, तो उसमें ऐसा कभी-कभी देखने में मिल जाता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका पीरियड मिस तो हुआ ही नहीं, क्योंकि पीरियड आया पर कम अमाउंट में आया, उतना नहीं आया। तो साथ में अगर आपके पीरियड मिस भी हुआ है, उसके अलावा अगर आपको नौज़िया लग रहा है, आपको शरीर में हल्का-सा हरारत लग रही है, जी मिचला रहा है, भूख नहीं लग पा रही है, खाना देख के खाना खाने का मन नहीं लग रहा है, बार-बार यूरिन जाना पड़ रहा है, शरीर में थकावट लग रही है, तो ये सब भी सिम्पटम्स होते हैं प्रेगनेंसी के। अगर ये सब सिम्पटम्स हैं तो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। स्पेशली जिनको कभी भी पहले नले में प्रेगनेंसी रही है, उनको तो बिल्कुल ही, जैसे कि आपके 2 दिन भी चढ़ जाते हैं, तभी के तभी ही अगर आपको सिम्पटम हो रहे हैं तो अपना टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि आपका जो अगर दूसरा नला है तो उसको इंजेक्शन द्वारा बचाया जा सके, अगर उसमें प्रेगनेंसी ठहर गई है तो। शिमला ब्लॉगर दीपशिखा जी पूछ रही हैं कि बहुत तेज रक्तस्राव के साथ अगर क्लोटिंग भी होती है तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं।
इसमें कभी-कभी यूट्रस में कोई गाँठ हो सकती है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि बहुत तेज़ ब्लीडिंग, तो ऐसा हो हम्म। सकता है कि यूट्रस में कोई गाँठ हो जिसकी वज़ह से यूट्रस ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं कर सकता हो, सिकुड़ नहीं पा रहा हो। तो हम्म। या फिर अंदर कोई पॉलिप हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको अपना गायनेकोलॉजिस्ट से एक तो चेकअप और उनकी एडवाइस के बाद में एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए, जिससे पता चल पाए कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। कम उम्र में पीरियड्स यदि शुरू हो जाएं और बाद में फिर वो इरेगुलर हो जाएं, समय पर ना होकर 1.5-2 महीने के अंतराल में हो, तो बच्चा प्लान करने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जिस तरह की आपने बात बताई है ऋचा जी, ऐसा अक्सर पीसीओडी की बीमारी में देखा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो अंडा है वो प्रॉपर टाइम में रिलीज ही नहीं हो पाता। उसे हमारी मेडिकल भाषा में एनोवुलेशन कहते हैं। जी। और जब अंडा रिलीज नहीं हो पाएगा तो फिर आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो उसकी करेक्ट डायग्नोसिस बननी ज़रूरी है। तो आप डॉक्टर से मिलके इसमें कुछ हार्मोन टेस्ट आपको लिखे जाएंगे। उससे ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि आपको पीसीओडी की समस्या है या नहीं। अगर है तो फिर उसका ट्रीटमेंट लेना है। मीनवाइल आप जब तक डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, एक बार अपने लाइफस्टाइल की तरफ देखिए। अगर आपका वजन ज़्यादा है, आपका जो खाने का इंटेक है वो जंक की तरफ ज़्यादा है, लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, तो उन सब चीज़ों को ठीक करिए। क्योंकि अगर पीसीओडी है भी तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट है वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। तो वजन कितना होना चाहिए जो मतलब अच्छा जिसे माना जाता है? देखिए, एक तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी हाइट पे भी। कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है जो हर महिला के लिए सही हो। तो जी। इसमें हाइट और वेट का एक रेशियो मिला के एक बीएमआई निकाला जाता है। वो बीएमआई 25 से कम होना चाहिए। तो अगर आपका बीएमआई 25 से कम है तो ठीक है। और अगर 25 से 30 के बीच में आता है तो उसको ओवरवेट कहा जाता है। और अगर 30 से कुछ भी ऊपर है तो ओबीज है। तो इसमें जो पीसीओडी जिनको हो जाता है उसमें सबसे पहला जो और सबसे अच्छा मैनेजमेंट जो है वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं कि एक तो आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो टारगेट होता है कि 250 मिनट पर वीक, एक हफ्ते में 250 मिनट्स आपको मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट करना है। मॉडरेट इंटेंसिटी आप मोटा-मोटा समझ सकते हैं कि उस इंटेंसिटी का वर्कआउट जिसमें एक्सरसाइज करते हुए आप किसी दूसरे से बात नहीं कर सकते हो, राइट? तो उसको मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट किया जाता है और उसमें कम से कम हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मीन्स वेट के द्वारा ट्रेनिंग। अब वो जिम जाकर भी हो सकता है, आप घर में भी अपने सिंपल केटल बॉल्स या उनसे डंबल से आप घर पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। या फिर अच्छे एडवांस योगा में अपने बॉडी वेट के द्वारा भी आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वो एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है आपका गुड डाइट। गुड डाइट मीन्स नो जंक फूड और वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ इट। मे बी एवरी 15 डेज और इन अ मंथ बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। और आपकी डाइट में इट शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस डाइट कि आपकी प्लेट में सब्जी का, दही, दाल, रोटी, सब्जी इन सब का सही एक अनुपात हो। और तीसरी चीज़ कि आप एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल जिएँ। मतलब ये नहीं कि हम 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाकी पूरे दिन हमारा जॉब सिटिंग है। वो भी फिर हमारे टारगेट को खराब करेगा। तो थोड़ा-सा एक्टिव लाइफ़स्टाइल, तीसरी चीज़ आपको प्रॉपर टाइम से सोने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर टाइम से नहीं सोते हैं, तो आपका जो हॉर्मोन्स है, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। मेलाटोनिन हॉर्मोन्स जो होता है, जो ओवरी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका फंक्शन ठीक नहीं काम कर पाता है। तो आई ऑफन से दिस टू पेशेंट्स कि पीसीओएस में आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना कंट्रोल मेरे हाथ में देना है, मुझसे मेडिकेशंस लिखवानी है हर महीने, या आपको अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करके अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखेंगे, आपको हमारी ज़रूरत ना के बराबर पड़ेगी। तो इट्स ऑल तो अप टू यू नाउ। दोनों का दोनों तरीके से चलता रहे तो बेटर है, आपकी भी परामर्श लेते रहे और खुद भी अपना ख्याल रखते हाँ, रहे। पर देखिए हमारी सिर्फ गाइडेंस तक हो। और आप मतलब मतलब बेसिक शुरुआत इस तरह से रहती है कि मैं पेशेंट को शुरू में मेडिकेशन देती हूँ। पर एट द सेम टाइम मैं चाहती हूँ कि वो अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इतना अच्छा कर लें कि उनको धीरे-धीरे मेडिकेशंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। और जी। हमारा रोल सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस तक आ जाए। हमारा रोल ट्रीटमेंट के पार्ट में ना आए कि उनको हमारी दी हुई पिल्स हर महीने खानी पड़ रही हो पीरियड्स के लिए, इसकी नौबत नहीं आए। अच्छा, पीरियड्स को आगे पीछे करने के लिए जो दवाएं लेते हैं तो वो हुँ। ठीक रहती हैं या उनके दुष्परिणाम होते हैं? देखिए, अगर आप होते तो वो हार्मोनल मेडिकेशंस हैं। अगर आप उनको वन्स इन अ व्हाइल ले रहे हैं, लाइक आपने साल भर में 2 साल में आपको कभी ज़रूरत पड़ी, आपने ले लिया, देन इट इज़ ओके।
पर कुछ लोग इसके इतने अकस्टम्ड हो जाते हैं कि वो रिलीजियस रीजंस के अलावा, गोइंग फॉर एवरी पार्टी, फॉर एवरी वेकेशन, नाउ नॉट दे आर नॉट फीलिंग लाइक हैविंग पीरियड दिस मंथ, देयर इज लॉट ऑफ वर्क एट ऑफिस, तो वो हर चीज में हर महीने ही उसको ऑल्टर कर लेना चाहते हैं। फिर वो टेंडेंसी गलत है। फिर अगर आप वो करेंगे तो फिर आपको आगे जाके हार्मोनल इश्यूज ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि आपको हर बार उसकी किस तरह से डोज मैनेज करनी है वो नहीं आएगा। दूसरा, वो हर बार आपकी हार्मोन साइकिल के साथ सिंक्रोनाइज भी नहीं कर पाएगा। सो वंस इन अ वाइल इज ओके, बट नॉट रेगुलरली, डेफिनेटली नॉट रेगुलरली। डॉक्टर अर्चना जैन ने सुपर स्टिकर के माध्यम से हमें आर्थिक संबल दिया है। संदेश चैनल उनका बहुत आभार व्यक्त करता है। डॉक्टर साहब, 11 साल की उम्र में पीरियड शुरू होने के बाद मंथली साइकिल का अनियमित हो जाना और 18 की उम्र के आसपास रुक जाना किन समस्याओं की वजह से होता है और इसका क्या निदान है? देखिए, अगर इसमें शुरू शुरू में तो जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो आपका कुछ टाइम तक पीरियड इरेगुलर रहना, क्योंकि आपकी तब तक हार्मोनल एक्सेस पूरी मेच्योर नहीं होती, तो एक आध साल तक इट कैन बी रियली नॉर्मल। हम उसको पेशेंट को एक आयरन सप्लीमेंट्स देके और काउंसल करके हम इसमें बात कर सकते हैं। पर अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि 18 साल तक की अगर वो पैटर्न चलता रहा है, फिर 18 साल में पीरियड रुक गए हैं, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि फिर बच्चे को एक्चुअली पीसीओडी की समस्या थी, जो डायग्नोज नहीं हो पाई। तो अगर पीरियड शुरू होने के 2 साल तक भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं और साइकिल्स इर्रेगुलर ही चल रहे हैं, तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है। तो इस बच्चे को अपने कुछ हॉर्मोन्स टेस्ट कराने होंगे और उसके बाद ही इनका ट्रीटमेंट पैटर्न आगे चल पाएगा। जी। पीरियड्स अनियमित होने पर सिर में बहुत तेज दर्द होना, साथ ही ब्रेस्ट से दूध जैसा पदार्थ निकलना, क्या किसी गंभीर बीमारी का संकेत होता है? जी, ये बिल्कुल हो सकता है। आपने जिस तरह के सिम्पटम्स कहे हैं, कई बार ये चीज़ प्रोलैक्टिनोमा, एक छोटी-सी हार्मोन की ग्रंथि बन जाती है ऊपर ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो उसकी वजह से एक प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। तो ऐसे में छाती में से दूध निकल सकता है मरीज़ के। और वो प्रोलैक्टिनोमा क्योंकि ब्रेन में छोटा-सा बन गया है, हालाँकि बहुत छोटा होता है वो, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेडेक इस एरिया में पेशेंट को हो सकता है। अगर ये प्रोलैक्टिनोमा आपका ज़्यादा बढ़ जाए तो ये विज़न पर भी फ़र्क डाल सकता है। आपके जो हॉर्मोन्स हैं, उनको ये बढ़ने नहीं देता है, तो इसकी वजह से आगे जाके बोन्स में प्रॉब्लम होना, चलने में, घुटनों में या जॉइंट्स में पेन होना, शरीर में हॉर्मोन्स की कमी के लक्षण दिखना, जैसे कि वजाइना में सूखापन होना और पीरियड्स ना आना, ये सब हो सकता है। तो इसके लिए अगर ऐसा है तो सबसे पहले उनको सजेस्ट करना चाहिए कि एक थायरॉइड और एक प्रोलैक्टिन दोनों अपने खाली पेट ये दोनों टेस्ट कराएं। इसमें अगर किसी हार्मोन की डिसरेगुलेशन आती है, किसी चीज का लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जिस तरह के आप सिम्टम्स बता रही हैं, इसमें काफी पॉसिबल है कि मरीज का प्रोलैक्टिन का लेवल हाई आएगा। और अगर वो हाई आता भी है, और इसमें हम एमआरआई कराते हैं ब्रेन की ग्रंथि को देखने के लिए, अगर वो बढ़ावा भी आता है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है, उसका इलाज भी संभव है। काफी पेशेंट्स ओरल मेडिकेशंस पर ही ठीक हो जाते हैं। जी। पीरियड समय पर हो, कोई समस्या ना हो, लेकिन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में दोनों ओवरी में पीसीओडी आने पर क्या समझना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने किसी और रीज़न से अपना अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें सोनोलॉजिस्ट ने लिख दिया है कि पीसीओडी, पर आपको ना तो कभी कोई पीरियड्स इर्रेगुलर हुए, ना आपके हेयर ग्रोथ एक्स्ट्रा है, ना कोई शरीर पे कोई फेस पे कोई एक्ने है, तो कभी-कभी ये फॉल्स डायग्नोसिस भी होता है। करीब 10-15 पेशेंट्स में अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी आ सकता है, मतलब आपकी ओवरीज उस तरह की दिख सकती हैं कि जैसे पीसीओडी में दिखती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आपको पीसीओडी है। दूसरा, कई बार अल्ट्रासाउंड में एग्जैक्ट क्राइटेरिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे इसके लिए अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी है या नहीं है, इसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट क्राइटेरिया है कि वॉल्यूम इतनी होनी चाहिए, जी। इससे ज़्यादा होगा तो पीसीओडी है। जो अंदर अंडे दिखते हैं, फॉलिकल्स दिखते हैं, वो इतने होने चाहिए, अगर इससे ज़्यादा है तो वो पीसीओडी है। तो अपनी रिपोर्ट प्रॉपर किसी डॉक्टर को आप दिखाएँ, वो आपको बताएँगे कि इसमें जो प्रॉपर क्राइटेरिया मेंशन्ड है, वो उसके अकॉर्डिंग पीसीओडी दिया है, या बस देखने से, कई बार होता है कि सिनोलॉजिस्ट देखने से उनको हल्का लगता है कि हाँ, ओवरी जो पीसीओडी टाइप्स लुकिंग है, तो वो पीसीओडी मेंशन कर देते हैं। तो अगर सिर्फ उस तरह से है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है इसमें।
जी। मतलब सिर्फ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को आपको ठीक नहीं करना है। अगर पेशेंट को कोई सिम्पटम नहीं है, देन ही और शी कैन कंटिन्यू विद हर एक्टिव लाइफस्टाइल एंड ऑल द हेल्दी मीन्स शी वाज फॉलोइंग ऑलरेडी, और कुछ भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है फिर इसमें। अच्छा, कई बार देखा है कि बहुत सारे बच्चों की चाह में, और अब तो हमारी सरकार और संघ भी कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा करो भाई, एक दो बच्चे नहीं। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चे, कई कई बच्चे हो गए, 8 बच्चे हो गए, 7 बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए, ब्लीडिंग बहुत हो जाती है और फिर उन महिलाओं के पीरियड शुरू नहीं हो पाते, खून ही इतना चला जाता है, तो उनके लिए क्या सुझाव है आपका? देखिए, जो आप जिस तरह की हिस्ट्री बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, उसके बाद पीरियड्स आए ही नहीं। इन महिलाओं में एक और बहुत ख़ास बात होती है, आप इनसे पूछेंगे तो बोलेंगे कि नहीं, हमें फ़ीड भी नहीं आया, हमने बच्चों को फ़ीड भी हम लोग नहीं करा पाए। तो जी। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा एक्यूट ब्लीडिंग हो जाए कि उसकी रिकवरी नहीं हो पाए उस समय, तो ऐसे में पिट्यूटरी को हार्मोन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलता, उसको हम बोलते हैं शीहान सिंड्रोम। तो इसमें ग्रंथि ही खराब हो जाती है, तो उस ग्रंथि की वजह से सिर्फ हमारे वाले हार्मोन्स नहीं, और भी बहुत से हार्मोन्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन खराब हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को तो फिर प्रॉपर हार्मोनल ट्रीटमेंट आगे भी लेने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उनको बाकी की चीज़ों में दिक्कत नहीं हो। जी। और कई महिलाओं में ये समस्या आती है कि डिलीवरी के बाद दवाई लेने पर ही उनके पीरियड शुरू हो पाते हैं। देखिए, इसमें अगर वो फीड कर रही हैं, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग एक तरह से एक कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करता है। अगर महिला ब्रेस्ट फीड कर रही है, तो 6 महीने तक तो काफ़ी पॉसिबल है कि अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, ऊपर का दूध बिल्कुल ही नहीं दिया है, तो 6 महीने तक पीरियड नहीं आ सकते। और अगर फीडिंग और भी लंबे टाइम तक कराई गई है, जैसे कुछ लोग 2-2, ढाई-ढाई बल्कि 3-3 साल तक भी ओकेजनली फीड करा देते हैं। उनके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, आप उनसे पूछें कि बच्चों को फीड कराते हैं? कहेंगे नहीं। तो उनसे पूछो कभी भी नहीं कराते? आप चेक करते हैं तो उसमें छाती में से दूध आता है। और जी। चेक करते हैं, मैंने 4 साल डिलीवरी को हो गए थे महिला की, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा छाती में से तो आपके पानी आ रहा है, आप कभी भी नहीं कराते हैं फीड? उसने कहा नहीं जी, वैसे तो नहीं कराते, पर हाँ, बच्चा रात को सोते हुए तो दूध पीता ही है और अच्छा। कभी-कभी दिन में भी पी लेता है। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम तक फीड करा रहे हैं, देन अगेन आपके हार्मोन्स जो हैं, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो ऐसे में फीड कराना छोड़ना पड़ता है। जी। युवावस्था में यदि छाती में गांठ महसूस हो और पीरियड भी इरेगुलर हो या रुक कर आए तो क्या करें? देखिए, युवावस्था में ज़्यादातर जो फाइब्रॉइड जो ब्रेस्ट में आप गाँठें कह रहे हैं, वो यूजुअली खतरनाक नहीं होती हैं। तो और वो एक तरह से हॉर्मोन्स का ही समझ लीजिए कि डिसबैलेंस टाइप का हो जाता है, तो छोटी-छोटी सिस्ट ब्रेस्ट में दिख सकती हैं। बट फिर भी मैं इस बात को कहना चाहूँगी कि आजकल हम लोग जिस एज में रह रहे हैं, उसमें कोई भी एज 100% इम्यून नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, तो एक बार अपना गायनेकोलॉजिकल आप सिर्फ एग्ज़ामिनेशन करा लीजिए, टेस्टिंग मत कराइए। डॉक्टर को एग्जामिन करके भी आइडिया लग जाता है कि ये नॉर्मल एक चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें उनको आगे कोई अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करवाने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ नॉर्मल है, तो इसमें बहुत सिंपल दवाएँ चलती हैं, जो कि इन सिस्ट को दबाने में हेल्प कर सकती हैं। अ, सेम चीज़ आपके साथ पीरियड इर्रेगुलरिटी में भी हो सकती है। जिनको पीरियड इर्रेगुलर होते हैं, उनमें इस तरह की ब्रेसिस थोड़ा ज़्यादा कॉमन होती है। तो दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ इसमें देना पड़ता है। जी। कई लोग नॉर्मल डिलीवरी को प्राथमिकता देते हैं। उनका कहना है कि इसमें खर्चा भी कम होता है और शरीर भी जल्दी सही हो जाता है। क्या कहना है आपका? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन की? नॉर्मल डिलीवरी हमेशा ही बेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी है, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये मोर फिजियोलॉजिकल है। पर एट द सेम टाइम जो इसमें करेक्ट डिसीजन है, वो आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन ही ले सकती हैं। क्योंकि हुँ। देखिए, टाइम में इतना फर्क आ गया है कि जो आपका लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो पहले होती ही नहीं थी, अब बहुत कॉमनली होती हैं। तो कभी-कभी महिला की जो कंडीशन होती है वो ऐसी होती है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए रास्ता चुना जाए, तो ऐसे में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती हैं। मान लीजिए कि बच्चे का मदर को डायबिटीज़ है, बच्चे का वेट ज़्यादा है और मदर का जो पैसेज डॉक्टर ने एग्जामिन करा वो उतना नहीं है। अब ऐसे में अगर मरीज जिद करे कि नहीं, मैंने सुना है कि नॉर्मल डिलीवरी ही अच्छी होती है, आप नॉर्मल ही करके दीजिए, तो इसमें हानि आपको भी पहुंच सकती है और हानि बच्चे को भी पहुंच सकती है। तो नॉर्मल डिलीवरी इज द बेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी, आई ऑलवेज से। बट ये आपके डॉक्टर की भी राय होनी चाहिए कि आपके लिए वो बेस्ट है। जी। देखिए, अल्टीमेटली सबको एक सेफ मदर और सेफ बेबी चाहिए।
है ना? ओके। तो हमें अगर मान लीजिए आपका अंदर का पैसेज ही इस तरह का नहीं है और उसके बाद भी आप ये चाहें कि आपकी नॉर्मल ही डिलीवरी हो जाए, तो उसमें तो सिर्फ़ दिक्कतें होंगी, उससे क्या लाभ होगा? मुझे ध्यान है एक मतलब 3-4 साल पहले की बात होगी, मैंने एक मरीज़ को इमरजेंसी में देखा और वो पेशेंट ने पहले कभी नहीं दिखाया था, वो लेबर पेन में थी, बहुत बुरी तरह उसको लेबर पेन्स हो रहे थे और उसकी हिस्ट्री पूछी तो उसको 2 साल पहले एक बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश में ही मरा हुआ पैदा हुआ था और फिर वो नॉर्मल डिलीवरी हो भी नहीं पाई थी, वहाँ पे डॉक्टर ने सिज़ेरियन करा था। अब महिला 2 साल के बाद में फिर से फुली टर्म प्रेग्नेंट है और जब उसको एग्ज़ामिन करा तो उसकी जो हाइट है महिला की कुल 4.5 फीट है। बच्चा पेट में ही है, बच्चा नीचे गया ही नहीं है और नीचे एग्ज़ामिनेशन करने पर पैसेज ही नहीं है बच्चे की डिलीवरी के लिए। अब उनको समझाया कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन में चली जाएगी, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में, फिर से वही दिक्कत हो जाएगी, इसमें सिर्फ़ सिज़ेरियन कर सकते हैं, इसमें दूसरा कोई नहीं रास्ता नहीं है मानते। सेफ डिलीवरी का। वो नहीं माने कि हम तो आपका नाम सुन के इसलिए आए हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर दोगे। मतलब मेरा मतलब मेरा मानना ये है कि नॉर्मल डिलीवरी तो कर देंगे पर नॉर्मल डिलीवरी आपके लिए सेफ भी तो होनी चाहिए ना। देख, मैं नॉर्मल डिलीवरी कर देती थी इसके लिए मैं हर केस की थोड़ी नॉर्मल डिलीवरी कर देती हूँ। तो जिन पेशेंट्स में जैसी जरूरत है मेरा मेरा तो ड्यूटी है कि मैं उनको वो सलाह दूंगी ना। सही सिर्फ बात एक है, नॉर्मल बिल्कुल। डिलीवरी करना मुझे सही डॉक्टर नहीं बनाता, सही सलाह देना मुझे सही डॉक्टर बनाता है। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन ये भी देखने में आया है कि बहुत सारे लोग सिजेरियन सिर्फ इसलिए कराते हैं कि शुभ तिथि हो और शुभ मुहूर्त हो। उसमें आप ये मतलब क्या? बताइए, आप बस मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, क्या इनकी डिलीवरी का समय इनकी मम्मी ने टाइम किया होगा? नहीं। आज विश्व गुरु बने हुए हैं। तो फिर हम भगवान बायोलॉजिकल कहाँ है वो हम तो भगवान बायोलॉजिकल है ही नहीं, वो तो खुद ही हम भ, कहते हैं। है ना? तो हम जी, भगवान के आगे हम कहाँ ठहरते हैं? भगवान ने हमारा जन्म का समय अपने आप निश्चित किया होगा, उसे हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? जी, जी, जी। हेमा अग्रवाल पूछ रही हैं कि पीरियड्स बंद होने के समय पेट बढ़ जाता है, यानी कि मेनोपॉज के बाद, और फैट आ जाने की समस्या हो जाती है। बहुत महिलाओं को देखा है कि उनके पेट बहुत बढ़ जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए हेमा जी, ये ना एक बॉडी का प्रोसेस है और इसको थोड़ा-सा तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपकी जो बॉडी की कैलोरीज़ को बर्न करने की जो रेट होती है, हमारा बीएमआर, वो धीरे-धीरे ऐज के साथ कम होता रहता है। इसलिए यंगस्टर्स कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी जंक फूड खा लेते हैं, उनका वेट गेन नहीं होता। हो जाएगा तो वो 1 महीने एक्सरसाइज कर लेंगे, वो ठीक हो जाएगा। 30s में ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल होने लगता है, 40s में ये प्रोसेस बहुत ही मुश्किल होने लगता है और 50s में वेट लूज़ करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो थोड़ा-सा हॉर्मोन्स के चेंजेज़ हैं, इनको हम टोटली रिवर्स नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम आप अगर अपना लाइफ़स्टाइल थ्रू आउट हेल्दी रखेंगे, थ्रू आउट मीन्स थ्रू आउट, आप शुरू से अपना लाइफ़स्टाइल हेल्दी रखते आए हैं, तो हाँ, आपकी बॉडी डेफ़िनिटली बेटर रिस्पॉन्ड करेगी, उसका बीएमआर बेटर रहेगा, कैलोरीज़ को बर्न करने की क्षमता बेटर रहेगी। तो अगर अभी तक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो बस वेट को मत देखिए, फिटनेस को देखिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना कंटिन्यू कर दीजिए। हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि महिलाओं की समस्याओं पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन हमने भी महसूस किया है कि महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हम भी बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें भी पेट में दर्द होता है। ये जो सारी समस्याएं आप बता रही हैं, ये हम भी इनसे दो चार होते हैं। आपको लगता है कि पुरुषों में भी कुछ ऐसा देखिए साइकिल होता है? मुझे लगता है कि आपकी जो पत्नी है बहुत भाग्यशाली हैं, आपका उनसे बहुत जुड़ाव है। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक कम्युनिटी ऐसी है कि जब लेबर पेन वाइफ को होते हैं तो हस्बैंड को भी होते हैं। उनको भी बराबर में एक चारपाई पे लिटाया जाता है, वो भी उस प्रोसेस से गुजरते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक यू आर अ वेरी नाइस मैन हू हैज़ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव एंड अफेक्शन फॉर योर वाइफ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। जी। और कोई विशेष बात आप कहना चाहें? एक सवाल, डॉक्टर अर्चना जैन बहुत बहुत साधुवाद दे रही हैं मीनल जी को, बहुत अच्छी जानकारी थैंक यू देने सो के मच लिए। मैम, इट्स ऑल योर ब्लेसिंग्स। आप सीनियर हैं हमारी, इट्स ऑल योर ब्लेसिंग्स। और इसी के साथ मैं अपने सभी दर्शकों का, डॉक्टर साहब का धन्यवाद। थैंक थैंक यू सो मच। बस मैं साइन ऑफ करने से पहले ऋचा जी बस एक बात कहना चाहूंगी जो डिस्कशन होना रह गया है कि अक्सर महिलाएं पीरियड्स बंद होने के बाद में अगर उनको दोबारा पीरियड आ जाता है तो उसको सोचती हैं कि उनको पीरियड वापस आ गया है।
तो मेनोपॉज़ होने के 1 साल के बाद अगर किसी को पीरियड दोबारा शुरू हो रहा है, तो उसको दोबारा पीरियड होना बिल्कुल ना समझें। उसके लिए एक चेकअप कराना 101% मस्ट है। उसके कभी-कभी कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जिनको ठीक करना ज़रूरी होता है। बस ये मुझे एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करनी थी।